नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी, जो कि पीटी स्पेशल है, जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है। देखें, इस पर बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत देखें तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है सब्जेक्ट वाइज देखें तो हिस्ट्री के यानी हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के तीनों भाग यानी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर देख सकते हैं। ज्योग्राफी के दोनों भाग को महत्वपूर्ण लेक्चर को भी बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के भी महत्वपूर्ण पार्ट बना के चैनल पर अपलोडेड हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के भी महत्वपूर्ण जो लेक्चर हैं इस चैनल पर बनाकर अपलोडेड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर देख सकते हैं, जो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा देखें तो यह जो लेक्चर है ARO के लिए स्पेशल है, यानी जो है देखें यूपीपीएससी द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण है। तो उसमें जो हिंदी के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उसमें 6 महत्वपूर्ण टॉपिकों पर जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर को देख सकते हैं। तो ये लेक्चर देखें तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर आधारित है। इसके 2 महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर पूर्व में ही इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप इस चैनल पर जाकर उन दोनों लेक्चर को देख सकते हैं। यानी ये लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी ये लेक्चर महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि देखें उसके सिलेबस में जो शामिल है यह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधित सामान्य विषय जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन। इस विषय में विशेष विशेषता की आवश्यकता नहीं है, अभ्यर्थियों से विषय की सामान्य जानकारी अपेक्षित है। तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग यह बात कही गई है। इसके अलावा SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत देखें तो 71वें BPSC PT एग्जाम, MPSC, JPSC, RPSC, UPPSC साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक में शामिल है। SSC के लिए भी महत्वपूर्ण है और UPSSC द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जिसमें पेड 2025 के लिए भी लेक्चर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है और यह इसका तीसरा लेक्चर होगा। इसमें थोड़ा सा जो पूर्व के लेक्चर में बनाया जा चुका है उसको पूर्वावलोकन कर लें गहन दृष्टि के रूप में। तो आप यहाँ केवल एक बार बारीकी से देख लें गहन दृष्टि के रूप में। इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर हम कुछ चर्चा नहीं करेंगे। या केवल आप एक बार गहन दृष्टि के रूप में इस टॉपिक को देख लें, यानी इस नोट्स को देख लें। पूर्व के लेक्चर में हमने इस पर विस्तार चर्चा कर लिया है। महत्वपूर्ण 2 लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण लेक्चर हमने बना के चैनल पर अपलोड कर दिया है। इसमें देखें जो एजेंडा 2020-30 है, ये सतत विकास लक्ष्य पर आधारित है, जबकि हमने एजेंडा 21 को देखा था। ये शुरुआत में ही जनवरी में जो पृथ्वी सम्मेलन था वहीं से एजेंडा 21 था। यहाँ पर देख सकते हैं ये SDG पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते और समय के अंतर्गत पृथ्वी सम्मेलन देखें तो इसी में जो 1992 में जो यह ब्राज़ील के रियो जेनेरियो शहर में जो यह किया गया था, उसी से संबंधित नोन एज एजेंडा 21 है। यानी 1992 पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित एजेंडा 21। और एजेंडा हमने देखा 2030 क्या था, वो सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित था। इसके अलावा हमने एक और जानकारी इसमें ऐड की थी, थोड़ी सी जानकारी को देख ही लेते हैं इसमें भी, तो यहाँ ध्यान दें कि इसकी पृष्ठभूमि में देखें तो 1986 भोपाल गैस त्रासदी 1984 को मद्देनजर रखते हुए, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था, 1986 में। इसके रीजन में क्या था, भोपाल गैस त्रासदी थी, जो कि 3 दिसंबर 1984 को यह जो था मिक यानी देखें मेथिल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी घटित हुई। तो इसी के बाद जो है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया था। इसके अलावा हमने देख लिया था पूर्व के लेक्चर में कि जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया था, 2002 में लाया गया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया था। इसके बाद वन अधिकार अधिनियम यानी वन अधिकार अधिनियम 2006 में लाया गया था। NGT की स्थापना 2010 में किया गया था, जिसके 5 पीठ हैं और मुख्य पीठ इसकी नई दिल्ली में है, 4 क्षेत्रीय पीठें भी हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि जो जानकारी है वो देखें तो DPSP यानी संविधान में DPSP संविधान के भाग 4 का जो विषय है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो राज्यों के कर्तव्य के रूप में दिए गए हैं। राज्य जब इस पर कोई कानून बनाया था तभी DPSP के जो
कानून है वह नागरिकों को प्राप्त होते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट के जो अनुच्छेद हैं या अधिकार हैं वह यहाँ के जो भारतीय नागरिकों को तो स्वतः प्राप्त हो जाएगा। और मैंने देख लिया था कि जो फंडामेंटल राइट उसमें 5 जो अनुच्छेद हैं वह भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, शेष भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों प्राप्त हैं। तो संविधान वाले पार्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ बताने का उद्देश्य यही था कि ये जितने भी पर्यावरण संबंधी कानून या भी जो भी कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था के अंतर्गत कानून बनाए जाते हैं वो डीपीएसपी के अंतर्गत है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया था जो डीपीएसपी के अंतर्गत था। तो इसी के अंतर्गत देखें, हालांकि आज़ादी से पूर्व देखें तो भारत वन अधिनियम 1927 में लाया गया था। आज़ादी के बाद देखें तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लाया गया था। और जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम 1974 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और जबकि वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम 1981 में लाया गया था। इसके अलावा इसमें कुछ परियोजनाओं को भी ऐड करें तो हंगुल परियोजना 1970 में हिला दिया गया था। गिर परियोजना जो गिर गुजरात में शेर थे उनकी गिर परियोजना 1972 में लाया गया था। इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना 1973 में, कछुआ परियोजना 1975 में, थामन मृग परियोजना 1977 में, पैंडा परियोजना 1987 में और हाथी परियोजना 1992 में लाया गया था। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में और चीता परियोजना 2022 में लाया गया था। तो इन परियोजनाओं को देखते हुए आगे हम चलते हैं इस टॉपिक पर, उतना ज़्यादा विस्तार होगा। इससे पर्यावरण के संगठक को भी हमने देख लिया था पूर्व के लेक्चर में, और यहाँ पर हमने ये चर्चा कर रहे थे कि इसमें जो है ये सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी। एजेंडा 2030 जो कि सतत विकास लक्ष्य पर आधारित है, इसको आप देख सकते हैं पूर्व के लेक्चर में विस्तार चर्चा के लिए। इसमें जो 17 लक्ष्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर हमने यानी जो है पूर्व के लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिया। इसके बाद COP 26 इस पर अपडेट करते हुए हमने COP 29 को भी इसमें चर्चा कर लिया था, और इस साल 2025 में COP जो है 30 का आयोजन किया जाएगा, तो इस पर हम विस्तार चर्चा कर लिया है। आप इस चैनल पर जाकर इन लेक्चरों को देख सकते हैं। चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं, जो परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से ये अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पूरे लेक्चर में हालांकि इस पर हमने चर्चा कर लिया है। इसमें देखें अर्थ आवर देखें तो प्रत्येक जो वर्ष होता है उसमें मार्च महीने का आखिरी जो शनिवार होता है उस दिन अर्थ आवर मनाया जाता है। तो 2025 में जो मार्च महीने का आखिरी शनिवार था वो 22 मार्च को पड़ा था, यानी 22 मार्च 2025 को जो है अर्थ आवर मनाया गया 2025 का। और इसकी थीम रखी गई थी पृथ्वी के लिए शांति 2025 के लिए। और जबकि 2024 में अर्थ आवर देखें 2024 में जो है एक दिन बाद मनाया गया था, यानी 23 मार्च 2024 को अर्थ आवर मनाया गया। और यानी कहने का मतलब 23 मार्च 2025 को आखिरी शनिवार था मार्च महीने का। इसको देख लेते हैं, इसमें है क्या का आयोजन WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा मार्च महीने के अंतिम शनिवार को शाम 8:30 से 9:30 बजे तक यानी 1 घंटे के लिए बिजली उपकरणों का प्रयोग बंद करके किया जाता है। इसी के साथ हमने जो है अर्थ ओवरशूट डे को भी समझने का प्रयास किया था। अर्थ ओवरशूट डे यह ऐसा डे होता है जैसे पृथ्वी के जो है 1 वर्ष के लिए जो प्राकृतिक संसाधन का दोहन करना चाहिए पूरे 1 वर्ष के लिए, वह 1 वर्ष से पूर्व ही उसका दोहन कर लिया जाता है। तो वह जो उसका होता है अर्थ ओवरशूट डे कहलाता है। जैसे देखें 2024 में जो है 1 वर्ष में जो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन का मानव द्वारा दोहन होना चाहिए वो 1 अगस्त 2024 को ही समाप्त हो गया था। इसके बाद जो भी दोहन मानव ने किया वो अतिरिक्त किया है। तो 1 अगस्त 2024 को अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया 2024 में। इस साल जो मनाया जाएगा इस साल 24 जुलाई को, आज देखें तो कई जुलाई हो गई, 21 जुलाई हो गई, यानी 3 दिन बाद ही मानव जो है 1 वर्ष में जो प्राकृतिक संसाधन दोहन करना चाहिए वो 24 जुलाई को ही कर लेगा, और जो शेष होगा एक्स्ट्रा वो यूज़ करेगा। तो इस बार 24 जुलाई 2025 को जो अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाएगा। चलिए इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने ऐड कर लिया। इसमें देखें जो आपका है हरित जलवायु संधि यानी GCF, यानी G का मतलब ग्रीन, जलवायु का मतलब क्लाइमेट और F का मतलब फंड। यह UNFCCC के शाखा के अंतर्गत गठित एक कोष है जिसकी निगरानी वर्ल्ड बैंक द्वारा की जाती है। इसकी ध्यान रखना है, मॉनिटरिंग वर्ल्ड बैंक करता है। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल देखें तो यह है 11 दिसंबर 1997 को अंगीकृत किया गया तथा 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया। यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए एक बाध्यकारी समझौता है।
क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म तथा कार्बन क्रेडिट की अवधारणा की शुरुआत इसके तहत ये ध्यान देना है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म तथा कार्बन क्रेडिट की अवधारणा की शुरुआत जो है क्योटो प्रोटोकॉल से क्योटो का है जापान में, वहीं पर प्रोटोकॉल संधि लाई गई थी 11 दिसंबर 1997 में। अब इसमें देख लेते हैं जो थोड़ी सी जानकारी के रूप में कि ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। एग्जाम पूछ देता है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन से हैं, तो इसमें ध्यान दें ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं उसमें जो मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी प्रमुख गैस के रूप में क्या है, उत्तरदायी गैस में कार्बन डाइऑक्साइड है। ओजोन भी है, ध्यान रखें कि ओजोन भी जो है यह ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस का योगदान, इन तीनों गैसों का योगदान देखें तो 50% है। तीन गैसों का योगदान जो है 50% जो है इनका है। 18% योगदान जो है ये CH4 यानी मीथेन का, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का देखें तो 14% योगदान है। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड का देखें जो कि ये भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका 6% योगदान है। इसमें देखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, हैलोजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन आते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड एक गैसें जो होती हैं ये जो है ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार होती हैं। ओजोन परत क्या है, पृथ्वी के धरातल से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप क्षेत्र में ओजोन गैस का एक झीना या आवरण पाया जाता है जिसे ओजोन परत कहते हैं। ध्यान रखें कि ओजोन खुद देखें तो इसमें क्या थे, यह जो थे वह आपका ग्रीन हाउस गैस थे, लेकिन ये ओजोन परत के क्षरण के लिए जो है वह मुख्य रूप से हमने देख लिया कि इसमें ओजोन परत के क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ग्रीन हाउस गैस में शामिल थे, हैलोजेंस यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन, और नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है यह प्रमुख रसायन होते हैं जो कि इसके क्षरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ओजोन परत की क्षरण के लिए। और ओजोन क्या होता है, ओजोन ऑक्सीजन की 3 परमाणु से मिलकर बनने वाली गैस है, यानी इसका सूत्र देखें तो O3 यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनने वाली गैस है जो कि वातावरण में बहुत कम मात्रा में 0.02% में पाई जाती है, जहाँ निचले वातावरण पृथ्वी के निकट इसकी उपस्थिति प्रदूषण को बढ़ाने वाली और मानव ऊतकों के लिए नुकसानदायक है। वहीं ऊपरी वायुमंडल की उपस्थिति परमावश्यक है। यह गैस प्राकृतिक रूप से बनती है जब सूर्य किरणें वायुमंडल के ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन से टकराती है तो उच्च ऊर्जा विकिरण से इसका कुछ हिस्सा ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। चलिए थोड़ा हम इसको विस्तार कर दे। अब इसके बाद अगला देखते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये देखें 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर किया गया। इसका उद्देश्य पृथ्वी के ओजोन परत क्षरण में योगदान लेने वाले रासायनों के उत्पादन और उपयोग को विनियमित करना है। इसीलिए प्रतिवर्ष देखें तो 16 सितंबर को जो है वो ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था। और हमने देखा था ये क्यों मनाया जाता है, तो ओजोन परत क्षरण में योगदान देने वाले रसायन कौन कौन से रसायन थे, हमने देखा था CFC था यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद हैलोजेंस थे, हैलोजेंस में तीनों हैलोजेंस क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन होते हैं। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं यानी N2 नाइट्रस ऑक्साइड प्रमुख रसायन है जो ओजोन परत यानी O3 के परत के क्षरण में उत्तरदायी होते हैं। अर्थात कहने का आशय हुआ कि ये रसायन ओजोन गैस को ऑक्सीजन में विघटित कर देते हैं जिसकी वजह से ओजोन परत पतली हो जाती है और उसमें छिद्र हो जाते हैं, यहाँ तक कि ओजोन परत में छिद्र का आकार यूरोप के कुछ क्षेत्रफल के बराबर हो गया है। CFC ने जल्द ही रेफ्रिजरेशन में अमोनिया के स्थान पर कूलिंग का स्थान ले लिया है। रेफ्रिजरेशन यानी रेफ्रिजरेटर उद्योग के अतिरिक्त इस गैस का प्रयोग फर्नीचर फोम यानी स्टारोफोम, एयर कंडीशनर, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को साफ करने वाले सॉल्वेंट ब्लाइंग एजेंट था पॉलीयूरेथेन निर्माण में किया जाता है। अगला भी देख लें तो अगला वियना संधि, ये भी देखें 1985 में ये पहले लाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले वियना संधि 1985 में आई थी, यानी 2 साल पूर्व है। इसका संबंध ओजोन परत क्षरण से ये भी संबंध रखता है, वियना संधि। इन दोनों को आप याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित और 2 ये जो ओजोन परत क्षरण से संबंधित है। चलिए आगे इसमें कवर करते हैं परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य में देखें तो भारत यानी अपना देश भारत आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र गुजरात में है। यानी आर्द्र भूमियाँ जो हैं जो रामसर स्थल के अंतर्गत आती हैं। वर्तमान में देखें अपडेट इसको करें तो 91 रामसर भूमियाँ हो चुकी हैं भारत में। और देखें तो आगे हम इसको अपडेट कर देंगे, यहाँ पर जितना पहले इसको देख लेते हैं, आगे जब रामसर स्थल पर आएगा वहाँ इसको अपडेट कर देंगे वर्तमान दृष्टिकोण से, यानी उसको समसामयिक घटनाओं से लेकर के। तो भारत आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है, गुजरात में है।
कार्टाजेना प्रोटोकॉल देखें, और प्रत्येक वर्ष देखें 2 फरवरी को जो होता है वो आर्द्रभूमि दिवस या वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखें कार्टाजेना प्रोटोकॉल मई 2000 का संबंध आनुवंशिक रूपांतरित जीवों के संरक्षण के लिए है। यानी कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आनुवंशिक रूपांतरित जीवों के संरक्षण से संबंधित है। इसके बाद ट्रैफिक संस्था देखें की स्थापना 1976 में, ये भी देखें WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड, तथा IUCN को हमने पूर्व क्लिप में देखा था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा वन्य जीवी वन जंतुओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए किया गया था। यानी ट्रैफिक संस्था की स्थापना 1976 में। अनरेड देखें यानी UN रेड यूनाइटेड नेशन का रेड नामक संस्था की स्थापना सितंबर 2000 में UNFCCC के सदस्य देशों द्वारा किया गया था। यूनाइटेड नेशन फ्रेम क्लाइमेट चेंज संबंधित जो है, यानी अभी हमने देखा कि लेटेस्ट में COP29 का आयोजन किया गया। COP29 का अजरबैजान के बाकू शहर में आयोजित किया गया था, जो कि देखें 11 से 22 नवंबर 2024 के बीच में आयोजित किया गया था। जबकि COP30 जो कि UNFCCC के द्वारा है आयोजित किया जाएगा, COP30 इस साल 2025 में, वो ब्राज़ील के बेलेग में आयोजित किया जाएगा 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच में। तो इसमें देख सकते हैं कि UN रेड की नामक संस्था की स्थापना 2008 में की गई थी, और कौन सी संस्था? UNFCCC के सदस्य के तत्वाधान में किया गया था। इसके बाद वेटलैंड इंटरनेशनल नीदरलैंड में स्थित एक गैर सरकारी संगठन, जिसका मुख्य कार्य आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना है। अभी हमने देखा कि 2 फरवरी को क्या बनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, जो कि रामसर सम्मेलन से संबंधित है। वर्तमान में भारत में 91 है, आगे इसको अपडेट हम कर देंगे। हालांकि इसमें करंट अफेयर्स से महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल अपलोडेड है, आप करंट अफेयर्स में जाकर इसको देख भी सकते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी यह है पूर्ण रूप इसका, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण विकास सम्मेलन में किया गया था। यानी इसी पर एजेंडा 21 यहीं से शुरुआत होती है, जो कि पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। देख लेते हैं जल्दी से। इसमें देखें तो पर्यावरण संबंधित भारत के प्रमुख संगठन, इस संस्था कौन है? संस्थान या शहर दिए गए हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ पर? नई दिल्ली में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में। भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ पर? देहरादून। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लें। हिमालय पर्यावरण एवं विकास गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कहाँ? अल्मोड़ा में, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ? भोपाल में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर? हैदराबाद में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी कहाँ है? पुणे में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ? जोधपुर में, राजस्थान में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान क्या है? जयपुर, यानी ये भी राजस्थान में है। चलिए नोट देखते हैं। तो नोट में अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित भारत के अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं? तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती हैं। यानी 3 बनाए गए थे भारत में। यानी अंटार्कटिक महाद्वीप में भारत के जो अनुसंधान केंद्र हैं वो 3 हैं। पूछ सकता है कौन कौन है? तो इसमें भारती, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री। भारत में वन संरक्षण से संबंधित प्रमुख अधिनियम देखें। इस वाला के पूर्व में हमने देख लिया था, लेकिन यहाँ देखें भारतीय वन अधिनियम 27 में, भारतीय वन अधिनियम 1927 में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में और जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है एक्ट, ये ध्यान रखना है, क्योंकि मैचिंग कराने के लिए उस तरह से भी पूछ सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें तो भारत स्थित जैव मंडल रिजर्व को देखें तो भारत में कुल 18 जैव मंडल रिजर्व हैं। यहाँ क्रम से देख लें तो सिक्किम देखें, सिक्किम में कंचनजंगा बायोस्फीयर है। असम में मानस और डिब्रू सैखोवा जो बायो रिजर्व हैं। अरुणाचल प्रदेश में देखें तो दिबांग बायो रिजर्व है। मेघालय में नोकरेक है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है। उड़ीसा में सिमलीपाल है। वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश में अचान कमार है, अमरकंटक है, पंचमढ़ी और पन्ना जो है बायो रिजर्व है। आंध्र प्रदेश में शेषाचल है। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी है। और अंडमान और निकोबार द्वीप से में देखें ग्रेट अंडमान और निकोबार में ग्रेट निकोबार है। केरला में अगस्त्यमलाई और नीलगिरी है। कच्छ, गुजरात में कच्छ जो बायोस्फीयर है। हिमाचल प्रदेश में देखें तो कोल्ड डेजर्ट है। उत्तराखंड में नंदा देवी जो है यह आपका देखें तो बायोस्फीयर रिजर्व है। नोट में यहाँ पर दिया गया है, नोट में है कि सभी स्टार लगे जैव मंडल रिजर्व यूनेस्को के विश्व संजाल यानी MAB कार्यक्रम शामिल है, जिसकी संख्या 12 है।
यानी इसमें देखें 18 में से तो 12 पर स्टार ही लगा है, यानी स्टार देख सकते हैं इसमें लगा है और यहाँ पर लगा है ये स्टार वाला, यानी 12 पर स्टार लगा है। और ये 12 मैप हैं। मैप का मतलब ये हो गया यूनेस्को विश्व संजाल मैप कार्यक्रम में शामिल हैं 12। नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व के बारे में देखें, जो तमिलनाडु में नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व, केरला में, केरला के अलावा कर्नाटक तमिलनाडु में फैला हुआ है, यानी तीनों भाग में नीलगिरी जैव रिजर्व को हम देख सकते हैं। मुख्य रूप से देखें तो ये केरला में ही है नीलगिरी, लेकिन फैला हुआ ये देखें कर्नाटक और तमिलनाडु में भी है। तो मुख्य रूप से इसको नीलगिरी को कहाँ पे याद करेंगे, केरला में। अगस्थमलाई जैव मंडल रिजर्व देखें केरल के अलावा तमिलनाडु में भी फैला हुआ है। अचान कमार अमरकंटक जैव रिजर्व देखें तो मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। यानी पूछेगा ये जो है अन्य कौन कौन से राज्यों में है, तो आप इसको नोटेड, केवल एक ही राज्य में ये नहीं है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडली कच्छ का रण है, यानी भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडली कौन है, कच्छ का रण है। आगे चलिए इसमें देखते हैं, तो प्रोजेक्ट टाइगर को भी शामिल कर लेते हैं। हमने देखा 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो देखें इसकी शुरुआत अप्रैल 1973 में की गई थी। बाघ गणना 2018 के अनुसार भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में, यानी 526। इसको अपडेट कर देते हैं क्योंकि ये काफ़ी पुराना अपडेट है 2018, क्योंकि 2025 चल रहा है तो इसमें 7 साल वैसे ही हो चुका है। इससे टाइगर स्टेट के नाम से किसको जानते हैं, मध्य प्रदेश को जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास क्षेत्र नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में स्थित है, यानी ध्यान रखना है पेंच टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में विस्तृत है। रामगढ़ विषधारी टाइगर, यानी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान देश का 52वां टाइगर रिजर्व। वर्तमान में देखें तो 58 हो चुके हैं, 58 जो है टाइगर रिजर्व हो चुके हैं वर्तमान के दृष्टिकोण से। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली राजस्थान को मान्यता प्रदान की गई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA देश में टाइगर रिजर्व की स्थापना को मंजूरी देता है। तो यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद TR पर लौटते हैं। तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण देखें तो 20 फरवरी 2009 को स्थापित इस प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वहीं जो है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना राजीव गांधी कार्यकाल में 1985 में की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय बजट 2014-15 में की गई थी। इसमें सबसे पहले अपडेट कर लेते हैं रामसर स्थल को। तो देखें भारत में नए रामसर स्थल, तो 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्तांतरित रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि के संरक्षण और उसके बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता। इस कन्वेंशन में आज 168 संविदाकारी पक्ष सदस्य देश हैं। भारत वर्ष 1982 में इस कन्वेंशन में शामिल हुआ था। 4 जून 2025 को राजस्थान की 2 आर्द्रभूमि, इसमें खींचन फलोदी और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर को रामसर संधि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया। ज्ञातव्य कि इन 2 स्थलों को 19 फरवरी 2025 को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। अब देश में रामसर स्थलों की संख्या कुल कितनी हो गई, 91 हो गई है। भारत एशिया में प्रथम था कुल स्थलों की संख्या में, विश्व में तीसरे स्थान पर। यूनाइटेड किंगडम ग्रेटर ब्रिटेन उत्तरी आयरलैंड के पास 176, मैक्सिको के पास 144, इसके बाद भारत के पास 91 हैं। इस घोषणा के बाद राजस्थान में कुल रामसर स्थलों की संख्या 4 हो गई है। इससे पहले केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 और सांभर झील 1990 को रामसर स्थल दर्जा प्रदान किया गया था। वर्तमान में देखें तो वर्तमान में भारत के संदर्भ में तमिलनाडु 20 स्थल, यानी रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा जो है तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल हैं। भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, क्योंकि इसमें देखें 10 रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है, यानी उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर भी स्थल के लिए इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के 10 रामसर स्थल को देखें तो ये ऊपरी गंगा है, नवाब पक्षी अभ्यारण्य है, पार्वती आरगाख अभ्यारण्य है, शमन पक्षी अभ्यारण्य, शमसुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य है, और सरसई नवर झील जो है यानी रामसर स्थल है, सूर सरोवर रामसर स्थल है, हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है राम सरोवर स्थल, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, ये 10 जो उत्तर प्रदेश में बनते हैं। इंपॉर्टेंट है पी स्पेशल के लिए, इसलिए आप एक बार पुनः देख लें कि यह जो आपके 10 हैं ये उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है वो रामसर स्थल हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 को भी ऐड कर लें तो प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का केंद्रीय विषय यानी इस बार थीम क्या रखी गई थी, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण था। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर है। भारत में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का आयोजन पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य में किया था। यह अभ्यारण्य गोंडा उत्तर प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट है पीस स्पेशल के लिए। ये भारत सरकार ने जो है देखें तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का समारोह का आयोजन कहाँ किया था, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य में किया था, जो उत्तर प्रदेश गोंडा में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर को देख रहे थे तो यहाँ देख सकते हैं भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य TR देखें तो भारत ने वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के साथ मात्र 9 बाघ अभ्यारण्यों से अपने सफर की शुरुआत की थी। 5 दशक बाद आज देश में 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी मध्य प्रदेश को 7 मार्च 2025 को देश के 98वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। और इसमें देखें सर्वाधिक जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में स्थित बाघ अभ्यारण्य कुल 9 है। और देख सकते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर है जो प्रोजेक्ट टाइगर या TR है, यानी प्रोजेक्ट टाइगर जो है टाइगर रिजर्व है। प्रोजेक्ट टाइगर यानी 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसको थोड़ा अपडेट कर लेते हैं। इसमें टाइगर का जो लेटेस्ट जनगणना कराया गया था उसको देखें 2022 में कराया गया था। लेटेस्ट जनगणना के हिसाब से उसको अपडेट कर देते हैं। हालांकि 2018 की जनगणना दिया गया है। इसमें नोटेड पॉइंट ये है कि 2011 से लेकर 2018 तक देखें, 2011 से लेकर 2018 तक जो है पहले स्थान पर जो है कर्नाटका था बाघों की संख्या के मामले में। लेकिन 2022 में देखें जो जनगणना कराई गई, 2022 के जनगणना के अनुसार देखें तो भारत में बाघों की संख्या देखें कितनी है, वह 3682 से लेकर के 3925 के बीच बताई गई है। यानी न्यूनतम या अधिकतम इतने हो सकते हैं। और इसमें देखें जो सर्वाधिक यानी भारत में देखें वर्तमान में जो कुल मिलाकर देखें तो 18 कुल राज्यों में जो है 18 राज्यों में कुल मिलाकर देखें तो 58 टाइगर रिजर्व यानी TR वर्तमान में, इसको अभी हमने अपडेट किया। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें 18 राज्यों में TR हैं। तो उसमें देखें TR में क्या है, सर्वाधिक जो है सर्वाधिक राज्य वाइज देखें तो सर्वाधिक जो टाइगर है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है और इसके पास 785 टाइगर रिजर्व हैं। दूसरे स्थान पर कर्नाटका आता है जो कभी पहले स्थान था, दूसरे स्थान पर इसमें 563 जो है वो टाइगर हैं। और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है यानी UK है, इसमें 560 टाइगर हैं पाए वर्तमान में हैं। और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र, यहाँ देखें तो 440 टाइगर हैं। यानी ये राज्य वाइज रहा। लेकिन जो हमने देखा 58 जो TR हैं यानी टाइगर रिजर्व हैं, इन सबों में देखें 58 भारत में जो TR, इसमें सर्वाधिक बाघ कहाँ पर हैं तो वह जो है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, यानी उत्तराखंड में जो है UK में जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर देश में सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं। 260 टाइगर इसमें हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। इसके साथ यह ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश में कुल TR देखें जो टाइगर रिजर्व वर्तमान में 4 हैं। उसमें बिजनौर में जो TR यानी टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, उसका नाम आमनगढ़ है। और ये टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में आमनगढ़ है, यह जो है कभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का शेष यानी हिस्सा था। यानी देखें तो 2000 से पूर्व जो था उत्तराखंड वो उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को जो है वो मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। उस दौरान मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल दृष्टिकोण से। 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तराखंड बनाया गया। जब यानी उत्तराखंड बन गया तो उसमें यानी पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था यह अभ्यारण्य था, जिसमें हमने देखा सर्वाधिक जो बाघ हैं भारत में वहीं पर 260 हैं। तो यह जो है यानी वर्तमान में जो आमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का है बिजनौर में, वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही भाग था। यानी अब देखें तो शेष भाग है। उत्तराखंड बन जाने से ज़्यादा हिस्सा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही चला गया, यानी UK में चला गया। शेष UP में बचा, उसी से आमनगढ़ टाइगर रिजर्व बना है। ये नोटेड पॉइंट है।
चलिए और कुछ इसमें एक्स्ट्रा जानकारी ऐड करते हैं तो देखें वायुमंडल में प्रमुख गैसें उनकी प्रतिशत मात्रा, यानी वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, इसकी मात्रा देख सकते हैं 78.08% है। ऑक्सीजन देखें दूसरी सर्वाधिक गैस पाई जाती है वायुमंडल में और ये 20.95 या लगभग 21% ये है। आर्गन जो है तीसरी सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों में इसमें देखें 0.93% है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है। इसके बाद नियान देखें तो 0.002%, हीलियम देखें तो ये 0.0005% है। यानी वायुमंडल में प्रमुख गैसों की मात्रा को देख सकते हैं, सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन, दूसरी सर्वाधिक प्राणवायु ऑक्सीजन है। इसके बाद देखते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के बारे में देख लेते हैं, अक्सर एग्जाम पूछता है। तो इसका पूर्ण नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई और यह ध्यान रखें कि यह जो है संविधान में जो फंडामेंटल राइट यानी संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए उसमें जो अनुच्छेद 20 और 21 है ये सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद है भारत के संविधान में। और अनुच्छेद 21 में जो है यह एनजीटी यानी एनजीटी का जो देखें ये है इसमें निहित है, यानी इसका काफ़ी विस्तार कर दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 21 का। आप जाकर जो भारत की राज्य व्यवस्था उसके अंतर्गत हमने विस्तार से जो है 20-21 पर चर्चा किया, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो एनजीटी जो है अनुच्छेद 21 संबंधित है और स्थापना हमने देख लिया। संबंधित कार्य इसका पर्यावरण बचाव एवं वन संरक्षण, पर्यावरण बचाव एवं वन संरक्षण है। इसके बाद वन से संबंधित इसमें कार्य है, अन्य प्राकृतिक संसाधन संबंधित कार्य है। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 देखें, हालांकि हमने बहुत से अधिनियम को देखा जो कि डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य की नीति से देखता है, तो जिसमें राज्यों को कर्तव्य दिया गया है कि वह संबंधित जो अनुच्छेद उस पर कानून बनाए। ये कानून बनाने के ही नागरिकों को मिलती है, यानी जब कानून बन जाएगा राज्य बना देगी तभी उस नागरिकों को इससे संबंधित जो है प्रावधान उपलब्ध होते हैं। और जबकि फंडामेंटल राइट के जो प्रावधान है वह स्वतः यहाँ के नागरिकों को मिल जाता है, उसको लागू करने की जरूरत नहीं होती है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया डीपीएसपी के अंतर्गत यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत। संपूर्ण भारत में लागू है, अन्य नाम इसका छाता विधान, यहाँ पर के अम्ब्रेला विधान जो इसी संबंधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित। अधिनियम को पारित करने वाला भारत यानी अधिनियम को पारित करने का भारत का उद्देश्य क्या इसमें रहा, तो उद्देश्य को देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन यानी जून 1972 में स्टॉकहोम के निर्णयों को क्रियान्वित करना इसका जो है उद्देश्य रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में रामसर स्थलों की सूची देखें तो यहाँ पर दिया है 72, हमने अभी इसको अपडेट किया था कि 91 है। सर्वाधिक रामसर स्थल जो है 20 तमिलनाडु में, दूसरे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल, उसको हम विस्तार से देख लिया है। तो यहाँ पर रामसर स्थल दिखाए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं, हालांकि हमने इसको अपडेट कर दिया था। सारी जानकारी दी जा चुकी है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ रामसर स्थल दिखा है 91 देखे थे। इसके बाद देखें तो यह है प्रमुख नेशनल पार्क देख लें और संबंधित राज्य कौन कौन से नेशनल पार्क कौन से और संबंधित राज्य में इसमें देखें उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो जिम कॉर्बेट यानी रामगंगा, राजाजी एवं फूलों की घाटी, ये जो उत्तराखंड के जो है वह नेशनल पार्क। अभी हमने जिम कॉर्बेट पार्क को विस्तार समझने का प्रयास किया था कि इसका शेष भाग जो उत्तर प्रदेश में जो है वो आमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व उससे बना है। तो उत्तराखंड को याद रखें कि जिम कॉर्बेट पार्क है, रामगंगा, राजाजी एवं फूलों की घाटी उत्तराखंड से। कर्नाटक में देखें तो बांदीपुर, बन्नरघट्टा, केंद्रमुख, अंसी ये जो है राष्ट्रीय पार्क है। केरला में साइलेंट वैली और पेरियार है। मध्य प्रदेश में माधव कान्हा, बांधवगढ़, संजय गांधी जो ये नेशनल पार्क है। असम में काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, नागालैंड में इंतानकी, मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। पश्चिमी बंगाल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन, झारखंड में बेतला, उड़ीसा में सिमलीपाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, तमिलनाडु में गुईवी, महाराष्ट्र में गुमामल, गुजरात में गिरवन, राजस्थान में सरिस्का इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में सुल्तानपुर, कश्मीर में दाचिगम इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से, आप राज्य वाइज देख सकते हैं। राष्ट्रीय पार्क प्रमुख नेशनल पार्क उसमें दिखाया गया है, प्रमुख राष्ट्रीय पार्क और संबंधित राज्य इसमें दिए गए हैं। यहीं पर कुछ जानकारी और ऐड कर सकते हैं। तो देखें इसमें वर्तमान में भारत में 43 जो है वह विश्व धरोहर स्थल है, यानी 43 विश्व धरोहर स्थल हैं वर्तमान में भारत में। और उसमें देखें 32 जो आपके कल्चरल हैं, 7 जो नेचुरल और 1 मिक्स साइट है, बल्कि 35 कल्चरल हो जाएंगे। 35 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल और 1 मिक्स साइट है। 43 इसमें जो है विश्व धरोहर स्थल वर्तमान में है।
इसके बाद देखें जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, तो भारत में समुद्री स्थान देखें, समुद्री उद्यान जो है भारत में वर्तमान में देखें तो कुल मिलाकर के जो है 6 जो है राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है। पहला देखें तो समुद्री यानी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कच्छ की खाड़ी का है, 1982 में स्थापित किया गया था। यानी सर्वप्रथम जो भारत में देखें तो राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थापित किया गया था 1982 में, जामनगर गुजरात में। यहाँ मूंगा, लाइकेन, समुद्री स्लग, चित्रित सारस, सेल्ट, मोलस्क, ऑक्टोपस इत्यादि पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य और पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यानी पूछेगा समुद्री उद्यान भारत का पहला कौन है, तो यह राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी जो 1982 में स्थापित किया गया था गुजरात के जामनगर में। और अभी हमने देखा कि जो वर्तमान में भारत में कुल 91 यानी 91 रामसर स्थल हैं। उस रामसर स्थलों में हमने देखा उत्तर प्रदेश में 10 है, दूसरा सर्वाधिक है, और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। और इसमें देखें सबसे छोटा जो रामसर स्थल है वो रेणुका है, जो कि हरियाणा में है। और सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है वो सुंदरबन वेस्ट बंगाल का है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा जो 10 में सबसे लंबा जो रामसर स्थल है वो अपर गंगा का है। और सबसे छोटा जो है वो सूर्य सरोवर है, इसको हमने देख लिया था। आप पूर्व जाकर सारी जानकारी कवर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में विस्तार से देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, हालांकि इस नोट्स में दिया गया है, हम इसमें देख सकते हैं। हालांकि विस्तार में पूर्व में चर्चा कर लिया था। शुरुआत इसकी 7 अप्रैल 1973 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिन की गई थी। केंद्र प्रायोजित योजना जो देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करता है। भारत में बाघ संकटग्रस्त प्रजातियों में एक है, जिसकी कुल संख्या 2014 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये इतना है। हालांकि इसको हमने अपडेट कर दिया था, आप ये सारी जानकारी इसमें कवर कर सकते हैं। इसमें देखें 50 टाइगर रिजर्व के स्थान 50 नहीं बल्कि 58 हो चुके हैं। अभी तक भारत में 18 राज्यों में विस्तृत है, इसको हमने देख लिया था। इसके बाद देखें प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य, यहाँ देख सकते हैं क्या उद्देश्य है। उद्देश्य देख सकते हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों के साथ साथ टाइगर रिजर्व के आसपास रहे जनजाति लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करना। कोर क्षेत्र राष्ट्र, ये याद रखना है, कोर क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अभ्यारण्य शामिल इसमें है। बफर क्षेत्र वन और गैर वन भूमि शामिल होते हैं। और संक्रमण क्षेत्र ट्रांजिशन क्षेत्र होते हैं, इसमें देख सकते हैं कोर है और ये बफर या ट्रांजिशन। सफलताएं देखें तो यहाँ पर सारी जानकारी इसमें दी जा चुकी है, इसमें 54 अपडेट कर लें। और ये बल्कि 54 है, इसमें 1973 में टाइगर रिजर्व की संख्या 9 थी, जबकि वर्तमान 54 बल्कि 58 है। और ये सारी जानकारी हमने अपडेट कर दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं, इसमें यह है पिछले 4% टाइगर की संख्या में 24% की वृद्धि हुई। वर्तमान में भारत में देखें 75% विश्व की जो बाघ हैं वो भारत में हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य मध्य प्रदेश है, इसके बाद कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र देख सकते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन 2010 में आयोजित किया गया था, जो टाइगर संबंधित था। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कुहांग घाटी म्यांमार में है। इसमें देखें तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर महाराष्ट्र में। 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। 2023 में बाघ दिवस की थीम ये मनाई गई थी। 2023 और 24 को इसमें आप करंट अफेयर्स वाले पार्ट में जाकर देख सकते हैं 2024 में क्या थीम थी, 2025 में क्या थीम रखी गई है। यानी 2025 का तो भी आने वाला है, क्योंकि आज देखें तो 21 जुलाई है और यह आज से 8 दिन बाद जो है 29 जुलाई को बाघ दिवस 2025 का मनाया जाएगा। तो राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन को देख सकते हैं, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत गठित है। एक संवैधानिक निकाय से स्टेचुटरी बॉडी वन्यजीव अधिनियम 1972 2006 में संशोधन किया गया था। टाइगर रिजर्व संबंधित राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। यानी सारी जानकारी इसमें दी गई। बाघों की गणना विधि इसमें देख सकते हैं। वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, थीम ये देख सकते हैं। करंट अफेयर्स पर्यावरण परिस्थिति से संबंधित हाथी और बाघ परियोजना को देखा जा सकता है। हाथियों की गणना कैसे की जाती है, सारी जानकारी इसमें दी गई, इसको आप देख सकते हैं। सुर्खी में रहे प्रमुख वनस्पति और प्रजाति एशियाई शेर, ह्यूलॉक गिबन, काला हिरण, न्यू ब्लैक डक को देख सकते हैं। विशेषता ये है ये सारे एक सिंग वाला गैंडा, इसको देख सकते हैं। 22 दिसंबर विश्व गैंडा दिवस, 22 सितंबर विश्व गैंडा दिवस के अवसर पर असम सरकार ने 2400 गैंडों के सींगों को दहन किया। समारोह का उद्देश्य देख सकते हैं। IUCN स्टेटस में वनरेबल में है। WPO 1972 सूची फर्स्ट, साइट परिशिष्ट 1 में। तेंदुआ को देख सकते हैं, ये जानकारी इसमें है। इस सेवा फिशिंग कैट को देखा जा सकता है। ध्रुवी भालू निवास कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सारे विशालकाय पांडा को भी देख सकते हैं। साइट से विशेषता किसमें शामिल है, जलीय प्रजातियों में देखें संरक्षण स्थिति, चर्चा में निवास स्थान, विशेषता यह दिए गए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओली रिडले जो कछुआ प्रजाति है, IUCN स्टेटस वनरेबल में है। WPO 1972 सूची 1, साइट परिशिष्ट 1 में है। ये समुद्री कछुओं में सबसे छोटा और प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये मांसाहारी होते हैं। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। इस पर घड़ियाल को भी देख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी। इसके आवास कहाँ पर है,
और ग्रेटर अर्जेंट स्टॉक इत्यादि ये सब जानकारी इसमें कवर की गई है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को देख सकते हैं। राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा परियोजना में व्यापक जाल के कारण GIB से टकराव बढ़ गया, जिससे इनकी मृत्यु में बढ़ोतरी हुई। स्टेटस क्रिटिकल इंडेंजर्स में है। WPO 1972 सूची फर्स्ट साइट में एक है। भारत में पाए जाने वाले बस्टर्ड प्रजातियाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, लेसर फ्लोरिकन है और बंगाल फ्लोरिकन है। GIB के अन्य नाम देखें, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम देखें। मध्य प्रदेश में सोन चिरैया इसको कहते हैं, राजस्थान में गोडावन कहते हैं, महाराष्ट्र में माल ढोक कहते हैं। विशेषता क्या है? इस शुतुरमुर्ग की तरह दिखते हैं, आसानी से उड़ नहीं सकते, ऐसा सर्वाहारी होते हैं। खतरे: घास भूमि क्षेत्र में कमी, मनोरंजन के उद्देश्य इनकी हत्या। प्रमुख कीट प्रजातियों को कैसे हिंद इत्यादि देख सकते हैं, सब जानकारी इसमें दी गई। सिकाडा, टिड्डियाँ, भारत में टिड्डियों की 4 प्रजातियाँ, ये सारी जानकारी इसमें कवर की गई है। संरक्षण के उपाय: स्पॉट बिल्ड स्पीसीज को देख सकते हैं, प्रजनन के 3, यानी सारी जानकारी इसमें कवर की गई है। इसके बाद यहाँ मलय विशाखा गिलहरी के बारे में, गोयल बिटू के बारे में, शिस्तुता हिरण केसी के बारे में सब जानकारी दी गई है। पादप प्रजातियों को भी देख सकते हैं, इसे पादप प्रजातियों के अंतर्गत ब्रायन भारती और ये सारी जानकारी हमने पूर्व लेक्चर में दे दिया है। तो ये लेक्चर यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।